वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए ट्यूशन्स। तो आज से हम अपनी सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका शेड्यूल आपके सामने दे रखा है मैंने। इससे प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको जो फर्स्ट वीडियो दिखेगी ना, उसमें आपको सारी डिटेल्स दी हुई हैं क्लास की, क्या क्या करवाने वाली हूँ मैं, कैसे करवाने वाली हूँ, क्लास के जितने भी फीचर्स हैं, टेस्ट वगैरह सब कुछ, सारी डिटेल्स वो फर्स्ट वीडियो में दे रखी है। आपको वो वीडियो जाके देख लेनी है, आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो। इस वीडियो में हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इस वीडियो में हम अपना डायरेक्ट टेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो टेक्स्ट का आपका जो पेपर होगा वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक आपको आएगा डायरेक्ट टेक्स्ट और एक आपको आएगा इनडायरेक्ट टेक्स्ट। जो ओल्ड सिलेबस था उसमें डायरेक्ट टेक्स्ट अकेला आता था ग्रुप 1 में और इनडायरेक्ट टेक्स्ट अकेला आता था ग्रुप 2 में। बट अभी ओल्ड सिलेबस तो रहा नहीं है, सबको न्यू सिलेबस में कन्वर्ट होना पड़ा है। तो न्यू सिलेबस में डायरेक्ट टेक्स्ट और इनडायरेक्ट टेक्स्ट आपका 50-50 मार्क्स का लेके जाएगा। अगर हम पेपर पैटर्न देखें जो दिसंबर 2023 में रहा है, जो हमारे अभी इस बार दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम हुए ना, उसके अकॉर्डिंग हम अपना सबसे पहले पेपर पैटर्न एनालाइज करते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे चैप्टर्स की कितनी वेटेज रहने वाली है, कौन से चैप्टर हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे के करने हैं, क्या क्या क्वेश्चंस रहने वाले हैं एग्ज़ाम में। हाँ, ये तो है कि सेम पेपर पैटर्न नहीं रहने वाला आपका। किसी को भी नहीं पता है कि इंस्टीट्यूट के दिमाग में कब क्या चलता है, कौन सा कब क्वेश्चन पेपर आएगा। हम प्रोफेशनल कोर्स में हमारा कोई रिजिड पेपर पैटर्न नहीं होता है, कुछ भी डाल सकते हैं, बट फिर भी एक आइडिया रहता है जो प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करके हम पेपर पैटर्न बना सकते हैं। तो हम अपना दिसंबर 2023 का रिसेंट वाला पेपर देखते हैं। दो सेक्शन रहे थे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी रहा था हमारे पास। सेक्शन ए में इस बार हमारा जो पेपर पैटर्न रहा था उसमें 30 मार्क्स के एमसीक्यू रहे थे। 15 क्वेश्चंस थे, 2 मार्क्स ईच। एंड ये वैसे ही चलने वाला है, आपको 15 एमसीक्यू आने वाले हैं 2 मार्क्स ईच का, ये तो आपका रहेगा ही वैसे ही। तो 30 मार्क्स आप एमसीक्यू में ही गेन कर सकते हो। आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 40 मार्क्स चाहिए। अगर आपके 30 मार्क्स एमसीक्यू में ही बन जाएं तो आपको पास होने के लिए जस्ट 10 मार्क्स और चाहिए। 10 मार्क्स तो वैसे ही ले लोगे, तो पास होना इतनी बड़ी बात नहीं है। बस आपको काम करना है अब एग्जामिशन तक जाने के लिए। तो अगर आप एमसीक्यू अच्छे से कर लेते हैं तो आप बड़ी आसानी से पास हो सकते हैं। और हमारी क्लासेस की यही स्पेशलिटी रहने वाली है कि मैं आपको एक एक जो भी बुक की कोई भी लाइन में से एमसीक्यू बन सकता है ना, वो मैं आपको स्पेशल लिख के देने वाली हूँ, एमसीक्यू पॉइंट हाईलाइट करके। जब आप मेरे नोट्स जाके देखोगे ना, तो वहाँ पे एमसीक्यू हाईलाइट करके मैंने दिखाया है कि ये पॉइंट एमसीक्यू में बन के आ सकता है। और जो हम अपना प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन करने वाले हैं, उसमें भी मैंने हर क्वेश्चन पेपर का एमसीक्यू एंड जो भी दूसरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी बनता है सब कवर किया है। एमसीक्यू अलग से लिख के लिया है, जिससे आपके सारे मैक्सिमम टू मैक्सिमम एमसीक्यू हम कवर कर लेंगे। तो आपके ये 30 मार्क्स तो हम पक्के करके ही चलेंगे। उसके बाद 10 मार्क्स हम यहाँ से कर ही लेंगे, पास तो हम हो ही जाएंगे। बट हमें जस्ट पास नहीं होना है, हमें तो एग्जामिशन लेके आना है, ऑल इंडिया रैंक लेके आना है ना। तो अभी हम अगर अपना सेक्शन बी देखें तो सेक्शन बी में हमारे पास रहने वाला है क्वेश्चन 2 से लेके 8 तक हमें सेक्शन बी में आने वाला है। ये कितने क्वेश्चन है हमारे पास? क्वेश्चन 2 से लेके 8 तक आने वाले हैं, जिसमें से हमें सिर्फ 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इस बार जो हमारा पेपर पैटर्न रहा था उसमें आपको हर क्वेश्चन का सब पार्ट रहा था। जैसे क्वेश्चन 2 है, उसका ए क्वेश्चन था एंड बी क्वेश्चन था, हर क्वेश्चन 7-7 मार्क्स का आया था। उसी तरह फिर क्वेश्चन 3 था, उसका ए था एंड बी पार्ट था, और ये 7-7 मार्क्स के थे। ये आपका इस बार बाइफर्केशन रही थी। पक्का नहीं है इस बार भी ऐसा हो ना हो, इस बार ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड क्वेश्चन दे दें, उसका ए पार्ट रख दें 2 मार्क्स का, बी पार्ट रख दें 3 मार्क्स का, सी पार्ट रख दें 4 मार्क्स का। कुछ भी ऐसा कुछ भी बना सकते हैं, जो हमें मॉडल क्वेश्चन पेपर जब आएंगे उससे ही पता चलेगा क्या पेपर पैटर्न रहने वाला है। बट जो अभी दिसंबर 2023 में रहा है वो ऐसा रहा है कि आपको 2 से लेके 8 तक क्वेश्चन दिए हुए थे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे, 2 क्वेश्चन आपको ऑप्शन में छोड़ने थे। इस तरह से हमारा ये सेक्शन बी था 70 मार्क्स का, 30 मार्क्स यहाँ, 70 मार्क्स यहाँ। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे थे? क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 5 तक हमारे डायरेक्ट टेक्स्ट के क्वेश्चन रहे थे, एंड क्वेश्चन 6 से लेके 8 तक हमारे इनडायरेक्ट टेक्स्ट के क्वेश्चंस रहे थे। सबसे ज़्यादा वेटेज डायरेक्ट टेक्स्ट की ही थी। अभी हम अपना पेपर एनालिसिस करते हैं दिसंबर 2023 का। क्वेश्चन सेकंड में हमें क्या आया था? क्वेश्चन सेकंड के ए में आया था रेजिडेंशियल स्टेटस, बी में था सैलरी, क्वेश्चन थर्ड के ए में था हाउस प्रॉपर्टी, बी में था पीजीबीपी, फिर कैपिटल गेन आईएफओएस, देन आपको था टोटल इनकम का एंड ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स स्कीम। अगर आप इससे देख के चलो तो क्वेश्चन 2 से लेके 4 तक आपके 3 क्वेश्चन
हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का आपका आ रहा है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके हर हेड को लेके चल रहे हैं। जितने भी आपके हेड्स ऑफ इनकम है ना, हमारे हेड्स ऑफ इनकम से ही हमारे ये 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो 42 मार्क्स का हम अपने हेड्स को कवर करके कर सकते हैं। हर हेड से एक क्वेश्चन आ रहा है। रेजिडेंशियल स्टेटस से एक क्वेश्चन, सैलरी से एक क्वेश्चन, हाउस प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन, पीजीबीपी से एक क्वेश्चन, कैपिटल गेन से एक क्वेश्चन, आईएफओएस से एक क्वेश्चन। हर हेड का आपका एक क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन रहेगा टोटल इनकम का। इस बार जो पेपर रहा था बहुत ही ईजी रहा था। टोटल इनकम का क्वेश्चन भी बहुत ईजी रहा था, कोई डिफिकल्ट नहीं था। पीजीबीपी का भी क्वेश्चन बहुत ईजी था एंड सैलरी का तो सबसे ईजी क्वेश्चन था। इस बार पेपर नहीं डिफिकल्ट था। बट इंस्टीट्यूट ने जैसे पिछले अटैम्प्ट में हम जून में देखे तो एफएम का पेपर इतना ट्रिकी डाला था, तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी पेपर वो ट्रिकी बना सकते हैं। तो हम तो अपनी प्रिपरेशन ट्रिकी वाले हिसाब से रखेंगे। ईजी आ जाएगा तो बहुत अच्छा हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम अपना 5th क्वेश्चन देखें तो टोटल इनकम का एक क्वेश्चन रहेगा। आप ये कर लोगे तो आपका टोटल इनकम का तो ऑफ कोर्स इजीली बन ही जाएगा। टोटल इनकम के क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है बस। उसके बाद आपका ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स स्कीम पे आपका एक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 115 BAC वो सब है, वो हम देख लेंगे। उसके बाद हमारा आईडीटी आता है। आईडीटी का मैंने इसमें कवर नहीं किया है क्योंकि हम सबसे पहले अभी अपना डायरेक्ट टैक्स शुरू करने वाले हैं। जब हम इनडायरेक्ट टैक्स शुरू करेंगे तब उसकी डिटेल्स देख लेंगे कि क्वेश्चन 6 से लेके 8 तक हमें क्या रहा है। वैसे अगर क्वेश्चन 6 का मैंने यहाँ लिख दिया कि क्वेश्चन 6 में हमें आया था थियोरी, इनडायरेक्ट टैक्स का थियोरी आया था। ये मैंने इसलिए लिख दिया है कि अगर आप देख के चलो तो यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हो गए ना पूरे। अगर हम अपना डीटी पूरा अच्छे से कर लें और आईडीटी की थ्योरी कर लेते तो हमारा जो दिसंबर 2023 का पेपर है ना, वो बहुत अच्छा फुल मार्क्स का हम अटैम्प्ट करके आ सकते थे। तो इसीलिए हम अपना डीटी पे मेन फोकस दे के चलेंगे। नो डाउट हम इनडायरेक्ट टैक्स भी करेंगे, बट हम अपना डीटी पे मेन फोकस देंगे कि हमारा अच्छे से डीटी कवर हो जाए, ताकि हम पासिंग मार्क्स से ज़्यादा इवन एग्जाम्शन तक अच्छे से कवर कर सकें। उसके बाद हम इनडायरेक्ट टैक्स भी करेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले हम अपना इनडायरेक्ट टैक्स से स्टार्ट करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने चैप्टर पे चलते हैं अब सीधा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास, सबसे पहले ही इंट्रोडक्शन में हमारे पास एमसीक्यू पॉइंट निकल के आता है, दैट इज़ द वर्ड। अच्छा बेटा, सबसे पहली बात तो बेसिक्स ऑफ टैक्स से ना कोई भी आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बन सकता है। आपको बनेगा एमसीक्यू बनेगा, शॉर्ट नोट्स बनेगा, 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। कोई भी 7 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन नहीं बन सकता है। तो इसीलिए आपको इसे उसी अप्रोच से इसी चैप्टर को पढ़ना है। द फर्स्ट पॉइंट इज़ द वर्ड टैक्स हैज़ बिन ड्राइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड टैक्सो। हमारा जो वर्ड टैक्स है वो कौन से वर्ड से ड्राइव हुआ है? लेटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, दैट इज़ टैक्सो। याद रखना है आपको, आ सकता है एमसीक्यू कि टैक्स वर्ड कौन से वर्ड से ड्राइव हुआ है, दैट इज़ टैक्सो। कौन सी लैंग्वेज से ड्राइव हुआ है, दैट इज़ लेटिन वर्ड है ये टैक्सो वर्ड, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इनकम टैक्स इज़ लेविड ऑन टोटल इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर। अब जो इनकम टैक्स है ना, ये हमारी टोटल इनकम पे लगाया जाता है। नाउ व्हाट इज़ द टोटल इनकम? यही टोटल इनकम तो हमने पूरे डायरेक्ट टैक्स में पढ़ना है, और हमें पढ़ना ही क्या है डायरेक्ट टैक्स में, ये टोटल इनकम के बारे में ही हमें पढ़ना है। तो वो मैं आपको जैसे ही टैक्स चलता जाएगा अपना, उसके साथ आपको पता चलता जाएगा कि टोटल इनकम क्या होती है। इसमें हमारा पीजीबीपी आता है, कैपिटल गेन आता है, आईएफओएस, सैलरी, बहुत कुछ आता है। उससे हम अपनी टोटल इनकम कंप्यूट करते हैं। मतलब हम वो इनकम निकालते हैं जिस इनकम के ऊपर हमें टैक्स पे करना है। तो वही उन्होंने बोला है कि इनकम टैक्स इज़ लेविड, मतलब इनकम टैक्स लगता है। कहाँ पे लगता है? टोटल इनकम पे लगता है। ये टोटल इनकम कौन सी? कहाँ की टोटल इनकम? आज की टोटल इनकम, कल की टोटल इनकम, कहाँ की टोटल इनकम? दैट इज़ प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम। नाउ मैम, व्हाट इज़ दैट प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर क्या है? तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा, हमारे पास 3 तरह के ईयर होते हैं। एक होता है हमारे पास फाइनेंशियल ईयर, एक होता है हमारे पास प्रीवियस ईयर, और एक होता है हमारे पास असेसमेंट ईयर। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे ये तीनों ईयर क्या होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारे पास फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। फाइनेंशियल ईयर मीन्स अ ईयर स्टार्टिंग ऑन 1 अप्रैल एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। फाइनेंशियल ईयर एक ऐसा ईयर होता है जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और 31 मार्च को ख़त्म होता है। नॉर्मल ईयर जो आपने देखे हुए हैं ना, जैसे कि आप क्या देते हो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, ये जो ईयर होता है ना, इसे ही हम कहते हैं अपना फाइनेंशियल ईयर। जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होके किसी भी 31 मार्च को ख़त्म होता है वो हमारा हो जाता है फाइनेंशियल ईयर।
तो अभी हमें नेक्स्ट देखना है कि हमारे पास प्रीवियस ईयर क्या होता है। फाइनेंशियल ईयर तो आपको समझ आ गया फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। 1 अप्रैल टू 31 मार्च को हम कहते हैं नॉर्मल सा फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। अब प्रीवियस ईयर क्या होता है। प्रीवियस ईयर इज़ अ फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज़ अर्नड, मतलब कि जिस ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं ना, जिस भी फाइनेंशियल ईयर में हमने इनकम अर्न की होती है उसे हम कहते हैं प्रीवियस ईयर। जैसे कि देखो मैं खड़ी हूँ 22-23 में खड़ी हुई हूँ, मतलब 1 अप्रैल मेरा जो ईयर स्टार्ट हुआ था वो 1 अप्रैल 2022 को स्टार्ट हुआ था एंड ये एंड होगा 31 मार्च 2023 को एंड होगा। तो मैं ये फाइनेंशियल ईयर में खड़ी हूँ। तो इस ईयर में मैं जो भी इनकम अर्न करूँगी ना उस ईयर को कहा जाता है प्रीवियस ईयर। मतलब कि इस फाइनेंशियल ईयर में मैंने जो इनकम अर्न की है ना, इस फाइनेंशियल ईयर को हम कहेंगे प्रीवियस ईयर। अब ना बेटा मैं आपको टेक्स्ट पढ़ाने की जगह नॉर्मल बताती हूँ कि प्रीवियस ईयर इन फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, उससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। फिर उसके बाद हम टेक्स्ट पढ़ लेंगे। अब अगर आप ये देखें तो देखो मैंने यहाँ पे एक ईयर लिखा है 1 अप्रैल 2022 एंड 31 मार्च 2023। अब ये जो ईयर है ये हमारे पास अपना फाइनेंशियल ईयर भी है और ये हमारे पास अपना प्रीवियस ईयर भी है। ठीक है, ये देखो ये फाइनेंशियल ईयर भी है हमारे पास, क्योंकि मैंने क्या बोला था फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल कोई भी ईयर जो 1 अप्रैल और से स्टार्ट हो और ख़त्म हो 31 मार्च को, उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो ये हमारे पास अपना फाइनेंशियल ईयर तो है ही है, पर ना ये प्रीवियस ईयर भी है। वो कैसे है कि जिस ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं ना उसी ईयर को हम कहते हैं प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं ना उसी ईयर में वो इनकम कभी भी टैक्सेबल नहीं होती है, वो इनकम आपकी नेक्स्ट ईयर में टैक्सेबल होती है। तो उस ईयर को हम कहते हैं असेसमेंट ईयर। तो ये हो जाता है हमारा असेसमेंट ईयर और ये हो जाता है हमारा प्रीवियस ईयर। अब देखो मैं खड़ी हूँ 2022-23 में खड़ी हूँ। ठीक है, मैंने अभी अप्रैल तक ना सोचो, अभी 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है ना, मैंने अगस्त तक अभी 2 लाख रुपीज़ अर्न कर लिए हैं। ठीक है, अभी भूल जाओ आप कहीं से सीख के आए हो टैक्स रेट कुछ होते हैं वो सब भूल जाओ, मैं आपको बेसिक सिखा रही हूँ। मैं ये अज्यूम करी कि आपको भी कुछ भी नहीं पता है टैक्स का। ठीक है, तो अभी मैं अभी ये कहने वाली हूँ कि 2 लाख पे टैक्स लगेगा। कोई ये बच्चा कमेंट सेक्शन में आके ये ना बोले कि मैम 2 लाख पे टैक्स नहीं लगता, आप कुछ भी पढ़ा रहे हो। मैं आपको जस्ट समझा रही हूँ, बेसिक समझा रही हूँ। ठीक है, तो अब देखो मैं सोचो ये 22-23 ईयर में खड़ी हूँ और मैंने अगस्त तक 2 लाख रुपीज़ अर्न कर लिए हैं। तो मेरे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आके अगस्त में बोले कि भाई 2 लाख पे इतना टैक्स दे दे। फिर उसके बाद मैं अगले महीने और 1 लाख अर्न कर लूँ, फिर वो बोले कि भाई इतना टैक्स दे दे। बस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास तो कोई काम ही ना रह जाएगा, वो हर मंथ आगे मेरे से टैक्स कलेक्ट करता रह जाएगा। इससे मुझे भी बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए वो क्या बोलते हैं कि आप इस ईयर में बैठ के जितनी इनकम कमानी है कमाओ, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, इस ईयर का पूरी इनकम का जो टैक्स लगेगा ना वो हम आपसे अगले ईयर में ले लेंगे। ठीक है, तो जिस फाइनेंशियल ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं उस ईयर को हम कहते हैं प्रीवियस ईयर, बट उस ईयर में कभी भी इनकम टैक्सेबल नहीं होती है। इनकम टैक्सेबल नेक्स्ट ईयर में होती है। तो जिस ईयर में हमारी इनकम टैक्सेबल होती है उस ईयर को हम कहते हैं असेसमेंट ईयर, क्योंकि अभी जो पिछले ईयर में हमने इनकम अर्न की है उसको असेस करेंगे वो इस ईयर में कि कितनी इनकम आपने अर्न की है, उस पर कितना टैक्स लगेगा कितना नहीं लगेगा, उसे असेस कर रहे हैं ना नेक्स्ट ईयर में, इसलिए इसे हम कहते हैं असेसमेंट ईयर और इसे हम कहते हैं प्रीवियस ईयर। प्रीवियस मतलब पिछले साल में हमने इनकम अर्न की और इस ईयर में टैक्सेबल होगी। आई होप आपको फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने टेक्स्ट पे चलते हैं, वहाँ से हम देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर तो हमारा हो गया, प्रीवियस ईयर का क्या आ गया, फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज़ अर्नड इज़ कॉल्ड प्रीवियस ईयर। मतलब कि जिस फाइनेंशियल ईयर में हमने इनकम अर्न की उसे हम कहते हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, इट मीन्स फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। इमीडिएटली प्रीसीडिंग मतलब उसके जस्ट पीछे वाला, असेसमेंट ईयर के जस्ट पीछे वाले ईयर को हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। देख के आए ना हम कि असेसमेंट ईयर 2023-24 था, उसके जस्ट पीछे वाला ईयर कौन सा था, 22-23, तो वो हमारा प्रीवियस ईयर था। तो वही बोला है कि इट मीन्स फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब एक ऐसा फाइनेंशियल ईयर दैट इज़ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, जो कि असेसमेंट ईयर के इमीडिएटली पीछे आता है। ठीक है, फिर कहते हैं जनरली, अच्छा ये वाली बात हम बाद में पढ़ते हैं, पहले असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। असेसमेंट ईयर का क्या मतलब है,
द ईयर इन विच इनकम इज़ असेस्ड टू टैक्स इज़ कॉल्ड असेसमेंट ईयर। मतलब कि जिस ईयर में हमारी इनकम को असेस किया जाता है टैक्स करने के लिए, उस ईयर को हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। मैं बोला ना कि प्रीवियस ईयर 2022-23 में हमने जो इनकम अर्न की उस ईयर को उस इनकम को नेक्स्ट ईयर में असेस किया जाएगा, मतलब देखा जाएगा कि वो कितनी हमने इनकम अर्न की है, उस पर कितना टैक्स लगेगा, तो असेस करें ना नेक्स्ट ईयर में। तो वही बोला कि द ईयर, वो ईयर जिसमें हम अपनी इनकम को टैक्स के लिए असेस करते हैं, उस ईयर को हम क्या कहते हैं, असेसमेंट ईयर। अब नेक्स्ट हमें क्या बोला हुआ है, ये बातें जो दो मैंने ये रेड से हाईलाइट की हैं, ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे समझते हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि जो जनरली जो प्रीवियस ईयर होता है ना, वो जनरली 12 मंथ्स का होता है। अब यहाँ पे हाईलाइट करो वर्ड जनरली। जनरली बहुत हाईलाइट करने की ज़रूरत है, मतलब कि जनरली मतलब अक्सर होता 12 महीने का है, बट कुछ केसेस है जहाँ पे वो 12 महीने का नहीं रहेगा। अब देखो आप कहोगे कि मैम ऐसे कैसे, वो तो 12 महीने का ही होगा, क्योंकि वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 31 को ख़त्म होगा, तो वो तो 12 महीने का होगा। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो 1 अप्रैल को ही स्टार्ट हो। अब देखो जो फाइनेंशियल ईयर है वो तो आपका रहेगा ही 12 महीने का, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर का मतलब ही है वो ईयर जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 को ख़त्म होता है, तो वो तो आपका 12 महीने का रहेगा। बट प्रीवियस ईयर ज़रूरी नहीं है कि 12 महीने का रहे, वो 12 महीने से कम का भी हो सकता है। कैसे, प्रीवियस ईयर फॉर न्यूली सेटअप बिजनेस, समझ आया। अब देखो कोई ऐसा ज़रूरी, तो अब मुझे बिज़नेस शुरू करना है, ठीक है, अब मैं वेट करूँगी बैठ के, सोचो मेरे को बिज़नेस शुरू करने का आइडिया आ गया अगस्त में, अब मैं बैठ के वेट करूँ, हाँ 1 अप्रैल हो मैं अपना बिज़नेस शुरू करूँ, 1 अप्रैल हो मैं अपना बिज़नेस शुरू करूँ, ऐसे थोड़ी होगा। मेरा तो जब आइडिया आया मैं तभी बिज़नेस स्टार्ट कर दूँगी। तो इसीलिए जो न्यूली सेटअप बिज़नेस होते हैं ना, उनके लिए प्रीवियस ईयर ज़रूरी नहीं है कि 12 महीने का हो। ये देखो अभी न्यूली सेटअप बिजनेस के लिए 2 तरह के प्रीवियस ईयर आ सकते हैं, फर्स्ट प्रीवियस ईयर एंड सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर। फर्स्ट प्रीवियस ईयर मतलब कि जब हमने बिजनेस सेटअप किया ना, तो सबसे पहला प्रीवियस ईयर आएगा, वो ज़रूरी नहीं है कि वो 12 महीने का हो, वो 12 महीने से कम का भी हो सकता है। द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम द फर्स्ट प्रीवियस ईयर कहाँ से कहाँ तक का होगा, द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ अ बिजनेस, जहाँ से हमने अपना बिजनेस सेट किया, वहाँ से लेके जहाँ पे हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, ऑफकोर्स 31 मार्च, तो उतने मंथ का भी हो सकता है। अब सोचो मैंने अपना बिज़नेस सेटअप किया था 1 अगस्त को, मैंने अपना बिज़नेस सेट किया था, ठीक है, तो इसका प्रीवियस ईयर कहाँ पे ख़त्म होगा, ऑफकोर्स 31 मार्च पे ख़त्म होगा। तो ये मेरे पास 12 महीने का प्रीवियस ईयर हुआ, नहीं हुआ मेरे पास ये 12 महीने का प्रीवियस ईयर, 12 महीने से कम का हुआ। तो वही कह रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि प्रीवियस ईयर 12 महीने का हो, कई बार प्रीवियस ईयर कम मंथ्स का भी हो सकता है। तो उसके बाद ये तो फर्स्ट प्रीवियस ईयर की बात हो गई, उसके बाद बोल रहे हैं सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर। अब अभी ये मेरे को 1 साल हो गया, ठीक है, 31 मार्च को 1 साल ख़त्म हो गया। अब उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर आएंगे वो तो 12 महीने के होंगे ना, ऑफ कोर्स नॉर्मल सी बात है। अब वो थोड़ी कि मैं दोबारा बिजनेस शुरू करूँगी, वो तो हमेशा 12 महीने के ही रहने वाले हैं। तो वही बोल रहे हैं कि फर्स्ट प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम का भी हो सकता है, सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर हमेशा 12 महीने के ही हमारे पास रहेंगे। नेक्स्ट असेसमेंट ईयर का आप क्या बोल रहे हैं कि असेसमेंट ईयर द ईयर इन विच, अच्छा असेसमेंट ईयर ऑलवेज ऑफ 12 मंथ्स। अब हमारा जो असेसमेंट ईयर है ना वो हमेशा 12 मंथ्स का ही होता है, क्योंकि अब देखो सिर्फ न्यूली सेटअप बिजनेस के केस में प्रीवियस ईयर हमारे कम मंथ का हो पाया था ना। अभी ये जो प्रीवियस ईयर था 31 मार्च को ख़त्म हो गया, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में उसकी इनकम असेस होगी, वो तो हमेशा 12 मंथ्स का ही रहेगा, उसका तो कम होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लॉजिक वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, इसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा ये ईयर्स के बारे में भी बातें ख़त्म हो गई। प्रीवियस ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, ये आपने समझ लिया। अब उसके बाद कुछ और बातें हैं। जनरल रूल क्या है हमारे पास, income earned during any previous year is assessed to tax immediately succeeding assessment year। अब मैंने आपको क्या समझाया कि आपने जो इनकम अर्न की है ना प्रीवियस ईयर में, वो अगले साल में ही आपकी इमीडिएटली सक्सीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब पीछे वाला,
सक्सीडिंग मतलब आगे वाला, तो जो आपने इनकम प्रीवियस ईयर में अर्न की है तो वो आपकी सक्सीडिंग मतलब उससे आगे वाले ईयर में ही असेस की जाएगी, जिसे हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। तो बोल रहे हैं कि जो जनरल रूल है ना वो तो ये है कि जो आपने प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न की है ना उसे आपके नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में ही असेस किया जाएगा। बट हाउएवर इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, ये फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में इनकम इज टैक्सड इन प्रीवियस ईयर इन विच इट इज़ अर्नड। बड़े कुछ केसेस उन्होंने हमें दे रखे हैं जिनमें जिस ईयर में आपने इनकम अर्न की है ना उसी ईयर में आपकी इनकम को टैक्स किया जाएगा। अगर मैंने 23 में इनकम अर्न की है ना तो 24 में जनरल रूल है कि 23 की इनकम 24 में टैक्स की जाती है। बट कुछ केसेस ऐसे हैं हमारे पास, 5 केसेस ऐसे हैं जिसमें हमारी जो इनकम हमने 23 में अर्न की है ना 23 में ही टैक्स की जाएगी। कौन से केसेस हैं ऐसे हमारे पास? ये 5 केसेस हमें दे रखे हैं, ये 5 केसेस हमें दे रखे हैं। फर्स्ट केस क्या बोल रहे हैं? इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। जो नॉन रेजिडेंट का शिपिंग बिजनेस होता है ना उस केस में, अब इसे समझो। अब देखो मैं शिप पे काम करती हूँ, ठीक है, शिपिंग बिजनेस है मेरा। नॉन रेजिडेंट, अच्छा सबसे पहले तो बेटा रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट वगैरह ये भी होता है ना। अब आप ये मत पूछना कि मैम व्हाट इज़ नॉन रेजिडेंट, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगी, रेजिडेंशियल स्टेटस, उसमें आपको अच्छे से समझाऊंगी नॉन रेजिडेंट क्या होते हैं। अभी के लिए आप समझने के लिए समझाओ जो बंदे इंडिया में नहीं रहते हैं, ऐसा समझ जाओ। अभी के लिए आप ये समझ जाओ, आपको नेक्स्ट क्लास में मैं समझाऊंगी, नेक्स्ट नहीं सॉरी 2-3 क्लास बाद जब रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ेंगे तब मैं पढ़ाऊंगी व्हाट इज़ नॉन रेजिडेंट। तो वो इंसान, वो पर्सन्स, आप फ़िलहाल के लिए ऐसा समझो जो इंडिया में नहीं रहते हैं। जो पर्सन अब देखो इंडिया में नहीं रहते हैं, उनका शिपिंग बिजनेस है, ठीक है, बाहर से आए हैं इंडिया में, अपने शिपिंग बिजनेस के चक्कर में इंडिया में आए हैं, ठीक है। सोचो कोई सामान, क्रू का कोई सामान था वो पहुंचाना था, ठीक है, बाहर से आए हैं इंडिया में आए हैं सामान उतारें। अब क्या वो बैठ के इंडिया में वेट करें कि कब हमारा ये प्रीवियस ईयर ख़त्म होगा, कब असेसमेंट ईयर आएगा, कब हमारी इनकम टैक्स होगी, फिर हम वापस आउट ऑफ इंडिया जाएंगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जो भी नॉन रेजिडेंट का शिपिंग बिजनेस होता है ना उसकी प्रीवियस ईयर में ही इनकम को असेस करके उससे टैक्स लेके उसे जाता बंद करते हैं, मतलब तू जा हमें टैक्स दे और तू जा, तुझे वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लॉजिक वाली बात थी ये वाली। नेक्स्ट, इनकम ऑफ ए पर्सन हु इज़ लिविंग इंडिया आइदर परमानेंटली और फॉर अ लॉन्ग टर्म। ऐसा पर्सन है जो इंडिया में रहता है, हु इज़ लिविंग इंडिया आइदर परमानेंटली और फॉर अ लॉन्ग, अच्छा हु इज़ लिविंग इंडिया, सॉरी, ऐसा पर्सन जो इंडिया को छोड़ के जा रहा है। अब देखो मैं इंडिया में रहती हूँ, हमेशा से इंडिया में रहती आई हूँ, बट अब ना मुझे जॉब लग गई है आउट ऑफ इंडिया, मुझे अगस्त में जॉब लग गई है आउट ऑफ इंडिया, अब मुझे बाहर जाके काम करना है। तो अभी मैं वेट थोड़ी करूँगी बैठ के कि कब मेरा 31 मार्च आएगा, मेरी इनकम असेस होगी, मैं टैक्स दूंगी, फिर मैं बाहर जाके अपना काम ज्वाइन करूँ, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो बोल रहे कोई ऐसा पर्सन जो कि परमानेंटली इंडिया, अब मेरी जॉब है तो मैं परमानेंटली या तो जा रही हूँ हमेशा के लिए, या तो मैं किसी लंबे टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए जा रही हूँ, जल्दी जाके वापस आने वाली नहीं हूँ, तो उस केस में मेरी इनकम इसी ईयर में असेस कर दोगे। अगर तो ऐसा होने वाला है ना कि मैं ये अगस्त में जाऊँगी और दिसंबर में वापस आ जाऊँगी, फिर तो अभी प्रीवियस ईयर में असेस करने की बात है ही नहीं, मैं वापस आऊँगी तभी अगले फिर दिसंबर में ही वापस आ जाऊँगी, तो 31 मार्च को आराम को टैक्स दे दूँगी। बट अगर मैं परमानेंटली जा रही हूँ या लॉन्ग पीरियड के लिए जा रही हूँ उस केस में मेरी प्रीवियस ईयर में ही इनकम टैक्स हो जाएगी, असेसमेंट ईयर में टैक्स नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज़ इनकम ऑफ बॉडीज़ फॉर्म्ड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। बॉडीज़ इन द सेंस कोई कंपनी, कोई बॉडी कॉर्पोरेट, आई होप आपने लॉ में पढ़ा होगा व्हाट इज़ कंपनी, व्हाट इज़ बॉडी कॉर्पोरेट एट्सेट्रा। तो कोई ऐसी कंपनी है, कोई ऐसी बॉडी है, कोई ऐसी फर्म है जिसे हमने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनाया है। मतलब कि मैंने ना अभी अपना छोटा सा फर्म खोली थी कि ये सर्दियों के दिनों में हम स्वेटर्स बनाएंगे, स्वेटर्स सेल करेंगे, तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए थी, सर्दियाँ ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद वो मैं बिज़नेस कंटिन्यू नहीं करने वाली हूँ। तो उस केस में वो बिज़नेस का जैसे काम ख़त्म हो गया ना, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनी थी, वो जैसे वो बिज़नेस ख़त्म हो गया उसे टैक्स लेके उसे जाता करो, उसे ज़्यादा देर रोकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है इनकम ऑफ ए पर्सन हु इज़ लाइकली टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। मतलब कोई ऐसा, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है,
उस पर मेरे को टैक्स पड़ सकता है। अगर मैं उसे अपने पास रखूँगी ना तो उस पर मेरे को टैक्स पड़ जाएगा। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि उस प्रॉपर्टी को ना मैं सेल कर देती हूँ तो मेरे को टैक्स नहीं पड़ेगा। तो मैं अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रही हूँ टैक्स को अवॉइड करने के लिए। तो उस केस में भी इसी ईयर में वो मेरे से टैक्स ले लेंगे, नेक्स्ट असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज़ इनकम ऑफ ए डिसकंटिन्यूड बिजनेस। अब शॉर्ट ड्यूरेशन और डिसकंटिन्यूड बिजनेस में कंफ्यूज मत होना। शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब वो मैंने बिज़नेस बनाया ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए था। डिसकंटिन्यूड बिजनेस मतलब मेरा बिज़नेस बहुत लंबे से चलता आ रहा है, पूरा प्रॉपर बिजनेस था, बट अब मैं सोच रही हूँ बस अब बिज़नेस को बंद कर दो, अब इसका काम नहीं चल रहा है ज़्यादा, इसे बंद कर दो, ख़त्म कर दो। वो उसे कहते हैं डिसकंटिन्यूड बिजनेस। अब मैं अभी सितंबर में बैठी हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि मैं बिज़नेस बंद कर दूँ। तो सितंबर में अगर बिज़नेस बंद कर रही हूँ तो अभी वेट तो नहीं ना करूँगी मैं 31 मार्च का। तो उस केस में जिस ईयर में मैं बिज़नेस बंद कर रही हूँ ना, जिस प्रीवियस ईयर में इनकम कमा रही हूँ, उसी ईयर में वो मेरे से टैक्स ले लेंगे। अब इसमें एक बात बोली गई है, असेसिंग ऑफिसर हैज़ डिस्क्रिशन पावर, मतलब कि डिस्क्रिशन मतलब उसकी अपनी इच्छा है असेसिंग ऑफिसर की। डिसकंटिन्यूड बिजनेस के केस में असेसिंग ऑफिसर चाहे तो प्रीवियस ईयर में टैक्स ले ले, ना चाहे तो असेसमेंट ईयर में टैक्स ले। उसकी अपनी डिस्क्रिशन पावर है, उसके पास खुद की मर्जी है उसकी, ठीक है। दैट इज़ ही मे असेस द इनकम इन द सेम प्रीवियस ईयर और मे वेट टिल द असेसमेंट ईयर, ठीक है। क्योंकि डिसकंटिन्यूड बिजनेस वाला बंदा कहीं पे भी जा नहीं रहा है छोड़ के। अब अगर हम अपने ये वाले केसेस देखें तो इस केस में भी बंदा जा रहा था इंडिया छोड़ के, इस केस में भी इंडिया छोड़ के जा रहा है। इस केस में वो बिज़नेस ही बंद कर देगा तो उससे बाद में टैक्स लेने का मतलब नहीं बनता है। इस केस में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देगा तो फिर तो उससे आप टैक्स ही नहीं ना ले पाओगे। इन सभी केस में प्रीवियस ईयर में टैक्स लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बट इस केस में प्रीवियस ईयर में टैक्स लेना इतना ज़रूरी नहीं है। असेसिंग ऑफिसर की मर्ज़ी है, अभी ले ले चाहे तो बाद में ले ले, क्योंकि ये बंदा कहीं पर जा नहीं रहा है, सिर्फ बिज़नेस बंद कर रहा है। बिज़नेस पहले से था तो फिर इसमें डिस्क्रिशन पावर है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक टॉपिक ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अगला फिर से हमारे पास MCQ पॉइंट आ गया, ठीक है। तो अभी तक अगर हम देखें तो हम क्या पढ़ चुके हैं। हमने अपना बेसिक्स ऑफ टैक्स में सबसे पहले एक MCQ पॉइंट पढ़ लिया था कि टैक्स वर्ड आया कहाँ से है। उसके बाद हमने अपना मेन कंसेप्ट पढ़े ईयर्स के रिलेटेड, सारी कहानी हमने ईयर्स के रिलेटेड ही पढ़ी है। ईयर्स के रिलेटेड कुछ भी आ जाए, फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, जो भी बात हो सकती थी वो मैंने सब कवर कर दिया यहाँ पर। तो अभी हम अपना नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारे पास फिर से एक MCQ पॉइंट आ गया, क्या है, इनकम टैक्स इन इंडिया इज़ गवर्नड बाय इनकम टैक्स एक्ट 1961। इंडिया में जो इनकम टैक्स पड़ता है ना, जो इनकम टैक्स को चलाता है इंडिया में, कौन सा एक्ट है उसके लिए हमारे पास, इनकम टैक्स एक्ट 1961। कौन सा एक्ट है हमारे पास, इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो इंडिया में इनकम टैक्स को गवर्न करता है। द फाइनेंस एक्ट शेल ब्रिंग अमेंडमेंट टू दिस एक्ट ईयर बाई ईयर। अब देखो, जब इनकम टैक्स बनाना था ना तो उन्होंने एक इनकम टैक्स एक्ट बना दिया था 1961। अब इसमें टाइम टू टाइम चेंजेस भी तो करने पड़ेंगे ना, कुछ भी चीज़ सेम तो नहीं रह सकती है। लॉ में भी हमारे कितने सारे चेंजेस आते हैं, आप देखते भी हो कि बजट आया है, टैक्स रेट चेंज हो गए हैं, चेंजेस आते रहते हैं ना। वो कैसे आते हैं, उधर कॉन्स्टिट्यूशन में जाके एक्ट को ही थोड़ी बदल आते हैं, एक्ट को बदलना पॉसिबल नहीं होता है। तो उसमें चेंजेस जो लाए जाते हैं वो कैसे लाए जाते हैं, फाइनेंस एक्ट के थ्रू लाए जाते हैं। फाइनेंस एक्ट शैल ब्रिंग द अमेंडमेंट टू दिस एक्ट ईयर बाय ईयर। ये जो इनकम टैक्स एक्ट हमने बनाया ना 1961, इसमें चेंजेस किसके थ्रू लाए जाते हैं, फाइनेंस एक्ट के थ्रू इसमें चेंजेस लाए जाते हैं। अब फाइनेंस एक्ट कैसे आता है, फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स फाइनेंस बिल। जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है ना, वो फाइनेंस बिल बनाता है, उसे प्रेजेंट करता है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने, ठीक है। फिर जब उस बिल को वंस द बिल इज़ पास इन द पार्लियामेंट, जब वो बिल पार्लियामेंट में पास हो जाता है और उसे प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है तो हमारे पास बन जाता है फाइनेंस एक्ट। कैसे बनता है फाइनेंस एक्ट, सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस बिल बनाता है, उसे पार्लियामेंट में प्रेजेंट करता है, पार्लियामेंट से पास हो जाता है, फिर प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है तो वो बन जाता है फाइनेंस एक्ट, और वो हमारे पे एप्लीकेबल हो जाता है फाइनेंस एक्ट। हर साल बजट आता है ना, दैट इज़ फाइनेंस एक्ट, ठीक है। ये ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं है, नॉर्मल सी बात थी, कोई पूछेगा तो MCQ में पूछ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट फिर से MCQ पॉइंट है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 एम्पावर्स CBDT टू फ्रेम रूल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। नाउ व्हाट इज़ CBDT? CBDT मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। CBDT की फुल फॉर्म क्या है,
MCQ में आ सकती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स 1961 ने पावर दी हुई है CBDT को कि वो रूल्स फ्रेम कर सकती है टाइम टू टाइम। नाउ व्हाट इज़ रूल्स? रूल्स मतलब इनकम टैक्स रूल्स 1961। अब देखो, इनकम टैक्स में इतना लिख दिया कि आपको टैक्स चार्ज होगा रेट्स, जैसे कि हाँ, इनकम टैक्स एक्ट में यहाँ पे एग्जांपल दिए मैंने, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा लिख दिया कि डेप्रिसिएशन पड़ेगी आपको, डेप्रिसिएशन आप डिडक्शन ले सकते हो। PGBP में आप जाके पढ़ोगे कि PGBP मतलब इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन, ठीक है। आपने जो इनकम कमाई ना, बिजनेस से आपने इनकम कमाई, अब उसमें से आप कुछ डिडक्शन भी तो लोगे ना, अपने खर्चे डिडक्ट करोगे। मैं अभी आपको बहुत शॉर्ट में समझा रही हूँ, ठीक है। PGBP में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे कि मैंने बिजनेस से कोई इनकम कमाई, उसमें से मैंने उस इनकम को कमाने के लिए जो भी खर्चे किए उसको माइनस कर देती हूँ और मेरे पास नेट इनकम आ जाती है, उसके ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है। तो उसी तरह से PGBP में हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की डिडक्शन भी मिलती है, मतलब कि डेप्रिसिएशन जो है हम डिडक्ट कर सकते हैं अपनी इनकम से। तो टैक्स ने इतना बोल दिया कि आप अपनी डेप्रिसिएशन डिडक्ट करवा सकते हो एज अ एक्सपेंस, बट टैक्स ने हमें रेट नहीं बताए कि किस रेट से आप डेप्रिसिएशन डिडक्ट करवाओगे, 5%, 10%, 15%, 20%, कुछ नहीं बताया उसने। जस्ट इतना बता दिया कि आप डेप्रिसिएशन डिडक्ट करवा सकते हो। तो ये जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है ना, वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें किसने दिया है? CBDT टाइम टू टाइम रूल्स बनाती है, उसे हम कहते हैं इनकम टैक्स रूल्स। उस रूल्स में हमें बताया गया है कि क्या रेट से हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। अगर इनकम टैक्स एक्ट में सब कुछ बताने लगते तो वो इनकम टैक्स एक्ट की इतनी मोटी बुक हो जाती ना कि कोई सोच भी नहीं सकता था। इसलिए उन्होंने नॉर्मल टैक्स बना दिया। जैसे कि उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट में बताया है कि टैक्स लगेगा, अब कितनी इनकम पे टैक्स लगेगा, कितनी एग्जम्पशन मिलेगी, क्या रेट से टैक्स लगेगा, वो सब हमें इनकम टैक्स रूल्स से बताया जाता है। वो टैक्स में नहीं लिखा हुआ है, वो एक्ट में नहीं लिखा हुआ है हमारे, ठीक है। The act also empowers the CBDT to issue circulars notifications from time to time. एक्ट CBDT को ये भी पावर दी है कि वो सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस इशू कर सकता है। नाउ व्हाट इज़ सर्कुलर्स, व्हाट इज़ नोटिफिकेशंस, वो सारी चीज़ें हम आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। इनकम टैक्स रूल्स तक तो आपको समझ आ गया ना, वो फिर भी इनकम टैक्स रूल्स आगे फिर से आने वाला है, फिर से हम पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सोर्सेज ऑफ इनकम, सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉज इन इंडिया। क्या सोर्स हैं? इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, फाइनेंस एक्ट, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन, जुडिशियल डिसीजंस। इसे हम अब डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चीज़ को। सबसे पहले हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में क्या बोला है हमें? द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। आप कहोगे कि पहले होता था कि होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, अब वो जम्मू एंड कश्मीर वाला कंसेप्ट नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर सेम एक्ट चलते हैं, सब कुछ सेम चलता है। तो जो इनकम टैक्स की प्रोविजंस हैं वो होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है, पूरे इंडिया पे चलती हैं वो, ठीक है। द एक्ट कंटेन्स प्रोविजंस फॉर, अब जो इनकम टैक्स में प्रोविजंस हैं वो किसके लिए हैं? एक्ट क्यों बनाया गया है, किस वजह से बनाया गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। आपकी कितनी इनकम पे हम टैक्स लगाएंगे उसे डिटरमाइन करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया है। ये थोड़ी है कि मैंने 50 लाख कमाई, 50 लाख के 50 लाख बेवकूफ़ों की तरह टैक्स लगा दो। ये तो देखो उस 50 लाख को कमाने के लिए मैंने खर्चा कितना किया है, वो तो माइनस करो, उसके बाद जो एक्स्ट्रा इनकम बचे उस पर टैक्स लगाओ। मतलब बहुत कुछ होता है जो कि हम रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। वो सबको डिटरमाइन करने के लिए कि कितनी आपकी टैक्सेबल इनकम होनी चाहिए, कितनी इनकम पे आपको टैक्स लगाना चाहिए, इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया है। मतलब कि सबसे पहले हमने देख लिया ना, अब टैक्सेबल इनकम और टैक्स लाइबिलिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। टैक्सेबल इनकम मतलब कि हमें कितनी इनकम पे टैक्स लगना चाहिए, वो हमने डिटरमाइन कर ली। नेक्स्ट है टैक्सेबल लाइबिलिटी। टैक्सेबल लाइबिलिटी मतलब कि ये जो इनकम है ना, इस इनकम के ऊपर कितना टैक्स लगना चाहिए। जैसे कि देखो मेरी इनकम आई है 2 लाख, ठीक है। इस 2 लाख पे सोच लो, अज्यूम कर लो कि 2 लाख पे सिर्फ 10% टैक्स लगना चाहिए मेरे को, ठीक है। 2 लाख पे 10% टैक्स लगना चाहिए, तो कितना? 20,000। ये होगी मेरी टैक्स लाइबिलिटी, 20,000, ठीक है। मेरी जो टैक्सेबल इनकम है वो हुई मेरी 2 लाख, और जो बाकी है 20,000 वो मेरी हुई टैक्स लाइबिलिटी, सॉरी, ठीक है।
नेक्स्ट है इनकम टैक्स एक्ट। ये दो चीज़ें तो आपको समझ आ गई ना कि टैक्सेबल इनकम डिटरमाइन करने के लिए और टैक्स लाइबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए बनाया गया। प्रोसीजर फॉर असेसमेंट, अपील्स, पेनल्टीज़ एंड प्रोसिक्यूशंस एट्सेट्रा। जो भी पेनल्टीज़, जो भी आपका इनकम को असेस करने के प्रोसीजर्स रहने वाले हैं, क्या क्या स्टेप्स आप फॉलो करने वाले हो, वो भी इनकम टैक्स एक्ट में बताए गए हैं। क्या अपील्स चलेंगी, क्या पेनल्टीज़ पड़ने वाली हैं, वो भी इनकम टैक्स एक्ट में बताई गई हैं। प्रोसिक्यूशंस वगैरह सब कुछ इनकम टैक्स एक्ट में डिटेल में बताया गया है। पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनकी क्या पावर्स एंड क्या ड्यूटीज़ रहने वाली हैं, वो भी इनकम टैक्स एक्ट में एक्सप्लेन की गई हैं। ठीक है, नोट सो मच इम्पोर्टेंट। सॉरी, नेक्स्ट वन इज इनकम टैक्स एक्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू, ये भी एमसीक्यू पॉइंट में आ सकता है कि इनकम टैक्स एक्ट में हमारे पास 23 चैप्टर्स हैं, 298 सेक्शंस हैं एंड 14 शेड्यूल्स हैं। ये याद रख लेना, एमसीक्यू में अगर आया बाय चांस तो आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इनकम टैक्स रूल्स। हमने अब क्या पढ़ लिया, हमारे सोर्सेज में इनकम टैक्स एक्ट हम अपना एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हम अपना नेक्स्ट पढ़ने वाले, इनकम टैक्स एक्ट हो गया, नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स रूल्स। इनकम टैक्स रूल्स में हमारे पास क्या है, हमें रूल्स, इनकम टैक्स रूल्स जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया वही है सब। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मेक रूल्स फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट। मतलब कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स मतलब कि CBDT सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में चलाई जाती है। CBDT को चलाता कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट चलाता है CBDT को। ठीक है, वो रूल्स बनाती है जो इनकम टैक्स एक्ट को चलाने के लिए जो रूल्स हमें चाहिए होते हैं इनकम टैक्स एक्ट के लिए, वो रूल्स को कौन बनाता है, हमारा CBDT बनाता है। उसे हम कहते हैं इनकम टैक्स रूल्स। मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया, दैट इज़ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। सच रूल्स आर मेड एप्लीकेबल थ्रू नोटिफिकेशंस। अब ये जो रूल्स बनाइए, सोचो CBDT ने ये जो रूल्स बना दिए, अब ये रूल्स सब लोगों को पहुंचाए कैसे जाए, लोगों को बताया कैसे जाए, तो नोटिफिकेशंस निकाली जाती हैं। ये नोटिफिकेशंस के थ्रू ये रूल्स जो ऑफिशियल गजटे होता है ना इनका CBDT का, उसके ऊपर ये नोटिफिकेशन डाल देते हैं। उससे सबको पता चल जाता है, असेसिंग ऑफिसर को, असेसी को, सबको। हाँ, आप पूछोगे अब व्हाट इज़ असेसी, तो हम वो आगे जाके असेसी पढ़ने वाले हैं। अब अभी के लिए समझ लो वो पर्सन जिसे टैक्स देना है। ठीक है, उस पर्सन को पता चल जाता है, असेसिंग ऑफिसर को पता चल जाता है कि क्या रूल्स निकाले हैं CBDT ने। ठीक है, तो किसके थ्रू बताते हैं, सच रूल्स आर मेड एप्लीकेबल थ्रू नोटिफिकेशंस। नेक्स्ट, अब हमारे पास हमने 3 चीज़ें पढ़ ली। क्या क्या पढ़ लिया हमने, इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स। अब हम पढ़ेंगे फाइनेंस एक्ट। अब ये फाइनेंस एक्ट को हम और क्या कह सकते हैं, एनुअल अमेंडमेंट्स। जो हमारे एक्ट में जो हमने अपना फाइनेंस एक्ट बना लिया, एक बार इनकम टैक्स एक्ट बना लिया, उसमें जो अमेंडमेंट्स आती है ना, उसमें जो चेंजेस लेके आने हो, तो वो चेंजेस, अमेंडमेंट मतलब चेंजेस, तो वो चेंजेस किसके थ्रू आती हैं, वो चेंजेस हमारे आती हैं फाइनेंस एक्ट के थ्रू। मैंने ऊपर भी बताया कि वो चेंजेस कैसे लेके आएंगे, फाइनेंस एक्ट के थ्रू वो चेंजेस आती हैं हमारे पास। तो इसलिए मैंने इसे लिखा है एनुअल अमेंडमेंट्स। क्या है ये, इनकम टैक्स एक्ट हैज़ अंडरगोन सेवरल चेंजेस। जो हमने इनकम टैक्स एक्ट अपना बना लिया ना, उसमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। इट वॉज ओरिजिनली इनेक्टेड थ्रू यूनियन बजट। जो हमारा फर्स्ट इनकम टैक्स एक्ट, जो ओरिजिनली इनकम टैक्स एक्ट बना था ना, वो किसके थ्रू बना था, यूनियन बजट के थ्रू वो इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया था। ये MCQ में बन के आ सकता है कि इनकम टैक्स एक्ट को किसके थ्रू एप्लीकेबल किया गया था, यूनियन बजट के थ्रू एप्लीकेबल किया गया था। उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट एक बार यूनियन बजट के थ्रू आ गया, उसके बाद उसमें जो भी चेंजेस लाने हैं, अमेंडमेंट्स लानी है, वो कैसे आती हैं, फाइनेंस एक्ट के थ्रू चेंजेस लाए जाते हैं। एवरी ईयर अ फाइनेंस एक्ट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। हर साल एक बजट निकल के आता है ना, उस बजट को हम कहते हैं फाइनेंस एक्ट। एवरी ईयर, हर साल ये जो चेंजेस हैं ये लाए जाते हैं हमारे इनकम टैक्स एक्ट में। नेक्स्ट क्या लिखा है, इफ़ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर। अगर हमारे जो फर्स्ट डे होता है ना, जो ये जो बजट आता है, फाइनेंस एक्ट निकलता है, ये फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल को निकाला जाता है। अगर असेसमेंट के फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, मतलब कि 1 अप्रैल को आपके पास कोई भी न्यू फाइनेंस एक्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है, मान लो कि नहीं किया गया, उस केस में फिर कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल हो गए, उस केस में द प्रोविजंस इन फोर्स इन द प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर। जो पिछले वाले असेसमेंट ईयर में, मतलब जो प्रीवियस ईयर है, उस वो असेसमेंट ईयर रहा होगा पिछले प्रीवियस ईयर का। देखो, ये देखो, इसमें आपको समझना पड़ेगा 22-23 है हमारे पास। ठीक है, ये अब हमारे पास है प्रीवियस ईयर। ओके, एक मिनट, मैं आपको ना दूसरी तरह से समझाती हूँ, जस्ट वेट फॉर अ मिनट।
ये देखो यहाँ पे हमारे पास 22 23, अब ये है हमारे पास प्रीवियस ईयर, राइट। 23 24 ये हो जाएगा इस प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर, राइट। अब ये जो 22 23 है, इससे पीछे हमारे पास रहा होगा 21 22, ये ईयर रहा होगा तब प्रीवियस ईयर, और इसका असेसमेंट ईयर रहा होगा ये, है ना। तो मतलब कि ये प्रीवियस ईयर भी है और असेसमेंट ईयर भी है, समझ पा रहे हो, ठीक है। उसी तरह से ये असेसमेंट ईयर तो है, बट एक आ जाएगा 24 25, ठीक है। तो ये फिर प्रीवियस ईयर बन जाएगा और ये बन जाएगा असेसमेंट ईयर, समझ पा रहे हो ये सब। तो वो बोल रहे हैं प्रोविजंस इन फोर्स इन द प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर। ये जो असेसमेंट ईयर है ना, ये असेसमेंट ईयर में हम खड़े हैं, ठीक है। हमें अपनी इस प्रीवियस ईयर की हमें इनकम असेस करनी है, ठीक है। हम यहाँ पे खड़े हैं, तो उस केस में इस असेसमेंट ईयर के प्रीसीडिंग जो असेसमेंट ईयर है, मतलब ये असेसमेंट ईयर, इसका 21 22 का असेसमेंट ईयर, इस असेसमेंट ईयर के जो प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर है, ये वाली प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगी इस असेसमेंट ईयर में। या तो ये वाली प्रोविजंस लग जाएंगी, या प्रोविजंस प्रपोज्ड इन फाइनेंस बिल बिफोर द पार्लियामेंट, या जो प्रोविजंस हमने पार्लियामेंट के आगे प्रपोज कर दी हुई हैं बट अभी तक उसे प्रेसिडेंट की असेंट नहीं मिली है। पार्लियामेंट के आगे वो प्रोविजंस हमने प्रेजेंट कर दी हुई हैं, प्रेसिडेंट की असेंट नहीं मिली है। या तो ये वाली प्रीवियस प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर की प्रोविजंस, इन दोनों में से जो भी विच एवर इज़ मोर बेनिफिशियल, इनमें से जो भी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा असेसी के लिए, वो वाला हमारे एप्लीकेबल हो जाएगा। जिस ईयर में हमारे पास जिस ईयर में हमारे पास जिस ईयर में हमारे पास जिस असेसमेंट ईयर में हमारे पास कोई भी फाइनेंस एक्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, उस ईयर में या तो प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर की, या तो जो प्रोविजंस हमने पार्लियामेंट के पास प्रपोज कर दी हुई हैं बट प्रेसिडेंट की असेंट नहीं आई है, इसमें से जो भी विच एवर इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर असेसी, वो वाली हमारे पास एप्लीकेबल हो जाएंगी। विल अप्लाई अनटिल द न्यू प्रोविजन बिकेम अफेक्टिव, जब तक कि वो जो न्यू प्रोविजन है वो इफेक्टिव नहीं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या आ रहा है, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, यहाँ से फिर से एक बार देखते हैं। इनकम टैक्स एक्ट पढ़ लिया, इनकम टैक्स रूल पढ़ लिया, फाइनेंस एक्ट दैट इज़ अमेंडमेंट्स जो आती हैं वो पढ़ लिया। नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस। मैं आपको दिखा दूँ, हमने यहाँ पे भी देखा था सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस, बट हमने पढ़ा नहीं था, मैंने बोला था मैं आगे बताऊंगी। तो अब हम वो सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। इनकम टैक्स रूल्स तो हमने पढ़ लिया, अब मैंने बोला था सीबीडीटी के पास पावर है कि वो सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस भी इशू कर सकती है। नाउ हम ये पढ़ने वाले हैं कि सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस क्या होती हैं। ये रहा सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस। सबसे पहले सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। सर्कुलर्स आर इशूड बाय सीबीडीटी। अब ये सर्कुलर्स, जैसे कि मैंने पहले बोला, चाहे नोटिफिकेशंस हो, चाहे सर्कुलर्स हो, चाहे क्लैरिफिकेशंस हो, कौन इशू करता है? सीबीडीटी इशू करता है। टू डील विद सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। क्यों इशू करता है? एक बार पहले पूरी लाइन पढ़ लेते हैं। सर्कुलर्स आर इशूड बाय सीबीडीटी टू डील विद स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, टू क्लैरिफाई द डाउट्स रिगार्डिंग द स्कोप एंड मीनिंग ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। अब जो इनकम टैक्स एक्ट में हमने प्रोविजंस बना दिए, लॉ के प्रोविजंस बना दिए, टैक्स हमने में जो प्रोविजंस बना दिए ना, हमने जब हमने इनकम टैक्स एक्ट 1961 बनाया, लॉ में बनाया हमने, तो हमने लिख दिया हमने ये वाले प्रोविजंस बना दिए हमने। अब उन प्रोविजंस में कोई भी डाउट रह गया है, लाइक उन्होंने लिख दिया टेक्स्ट में कि डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। अब उस प्रोविज़न में ना लोगों को कोई डाउट है कि हम अज्यूम कर लो, हम कुछ भी अपने मन से डाउट बना रहे हैं कि हमें डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करनी है, कॉस्ट पे चार्ज करनी है कि WDV पे चार्ज करनी है, वो इस रिलेटेड सोचो कोई डाउट है, तो उस डाउट को कैसे क्लियर किया जाता है? उस डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए सर्कुलर्स या क्लैरिफिकेशंस इशू किए जाते हैं, जो कि हमें CBDT इशू करता है। सर्कुलर्स आर इशूड बाय CBDT इशू करता है। क्यों करता है? टू डील विद सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। जो प्रॉब्लम्स आती हैं इनकम टैक्स एक्ट में, लोगों को समझने के लिए जो प्रॉब्लम्स आती हैं, डाउट्स आते हैं, उसे क्लैरिफाई करने के लिए जो स्कोप एंड मीनिंग ऑफ प्रोविजंस ऑफ लॉ के जो प्रोविजंस बनाए हैं, उसके स्कोप या मीनिंग में जो लोगों को डाउट आते हैं, उसे क्लैरिफाई करने के लिए हमें सर्कुलर्स और क्लैरिफिकेशंस इशू करता है CBDT।
नेक्स्ट है हमारे पास नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशंस क्या होते हैं? द सीबीडीटी ऑल्सो एम्पावर्ड टू मेक एंड अमेंड रूल्स बाय इशूइंग नोटिफिकेशंस। जो रूल्स बने हुए हैं ना हमारे पास, इनकम टैक्स एक्ट के जो रूल्स बन गए हैं या फिर जो लॉज बने हुए हैं, उसमें कोई चेंजेस लाने हैं, उसमें कोई अमेंडमेंट लानी है, तो वो नोटिफिकेशंस इशू करके वो चेंजेस या अमेंडमेंट लेके आते हैं। अब इसकी ना कुछ बाइंडिंग्स को लेके प्रोविजंस थी। बाइंडिंग मतलब कि जो सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन है ना, वो सिर्फ डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंड होता है। मतलब वो सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन निकाले जाते हैं डिपार्टमेंट को समझाने के लिए कि कौन सा प्रोविज़न क्या बोलना चाह रहा है, बट सर्कुलर्स एंड जो क्लैरिफिकेशंस निकाले जाते हैं। बट जो नोटिफिकेशंस होते हैं ना, वो सबके ऊपर बाइंड होते हैं, असेसी के ऊपर भी और डिपार्टमेंट के ऊपर भी, जो बंदे ने टैक्स देना उसके ऊपर भी ये बाइंड होते हैं नोटिफिकेशंस, और जो डिपार्टमेंट है उसके ऊपर भी होते हैं। क्योंकि नोटिफिकेशंस के थ्रू तो अमेंडमेंट्स लाई जाती है ना टैक्स में, तो वो तो सबके ऊपर बाइंडिंग होगा। बट जो सर्कुलर्स और क्लैरिफिकेशंस होते हैं ना, उसमें सिर्फ समझाया जाता है कि हम अपने जो लॉ है उसमें क्या बोलना चाह रहे हैं। तो वो कैसे सर्कुलर से सिर्फ फिर डिपार्टमेंट के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। असेसी को थोड़ी समझाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जुडिशियल डिसीजंस। जुडिशियल डिसीजंस में क्या बोलते हैं? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक लॉज फॉर ऑल द पॉसिबल इश्यूज़। जो भी इश्यूज़ होते हैं हमारे, जो टैक्स हमने टैक्स जो इनकम टैक्स एक्ट था वो क्यों बनाया? क्योंकि टैक्स देने के रिलेटेड जो भी इश्यूज़ आ रहे थे, लोग कह रहे थे कि हम इतना टैक्स देंगे, डिपार्टमेंट कह रहा था नहीं हम इतना टैक्स लेंगे। तो ये जो भी इश्यूज़ आ रहे थे, इसे रिजॉल्व करने के लिए हमने इनकम टैक्स एक्ट बनाया ना। अब जो जितने भी इश्यूज़ हो सकते हैं उन सबको कवर करके टैक्स बनाना इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि टाइम टू टाइम जो है वो अराइज होंगे इश्यूज़। जैसे कि अब देखो, लोग फ्रॉड कर जाते हैं, अभी भी काफ़ी लोग हैं जो इनकम टैक्स चुरा जाते हैं। जो लॉज बनाए हैं उसे तोड़ ताड़ के, उसे मरोड़ के, मतलब उसे हम कहते हैं लूप होल्स। लूप होल्स कहते हैं हम, जो टैक्स में लूप होल्स होते हैं ना, उनका यूज़ करके लोग टैक्स चुरा जाते हैं। अभी अगर मैं आपको समझाने लगूँ कोई भी प्रोविज़न लेके कि व्हाट इज़ लूप होल, तो वो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो इसलिए मैं खुद से एक एग्जांपल बनाती हूँ कि सोचो टैक्स में नहीं लिखा, तो हम अपनी वही डेप्रिसिएशन की एग्जांपल लेके चलते हैं कि सोचो टैक्स बनाते टाइम ना उन्होंने ये नहीं लिखा होता कि डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करनी है, एक स्पेसिफिक रेट रहेगा, उसी रेट के अकॉर्डिंग आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर पाओगे। अगर सोचो ये सब ना लिखा होता उस टाइम, ये टैक्स बनाते टाइम, तो लोग क्या करते कि पहले साल उनकी इनकम हुई 2 लाख रुपए की, लोग क्या करते, पहले साल अगर उन्हें इनकम हुई है 2 लाख रुपए की, तो उन्होंने उस साल एसेट खरीदा है सोचो 1 लाख रुपए का, तो क्या करते, इसी 2 लाख में से एक ही बार में 1 लाख अपना बचा लेते, तो उनके पास सिर्फ बचता 1 लाख, और 1 लाख पे टैक्स लग जाता। बट अब टैक्स में लिखा है कि सर्टेन रेट्स लगेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स आप डेप्रिसिएशन ले पाओगे। तो ये अगर ये ना लिखा होता, रेट्स हमें टैक्स में ना एक्सप्लेन किए होते, ये ना दिए होते, तो ये हमारा एक हो जाता लूप होल। टैक्स में एक लूप होल हो जाता ना, जिससे लोग टैक्स चुरा लेते, कम टैक्स पे करना पड़ता। अब इसे सिर्फ 1 लाख पे कम पे करना पड़ता, अगर यहीं पे इसका 10% रेट दिया होता, तो ये 2 लाख में से सिर्फ 10,000 की डिडक्शन ले पाता, और बाकी के इसे बाकी पे 1,90,000 पे से टैक्स पे करना पड़ता। टैक्स ज़्यादा पे होता, यहाँ पे टैक्स कम पे होता। ठीक है, तो मैं वही बोल रही हूँ कि जो लूप होल्स है ना टैक्स में, हमारे पास जो लूप होल्स रह जाते हैं, लोग उनका फ़ायदा अभी भी उठाते थे। तो अभी ये पॉसिबल नहीं है कि सारे लूप होल्स को कवर किया जाए एक ही टैक्स में। वही मैं जैसे पहले बोला था कि इतना बड़ा टैक्स हो जाता ना, और पॉसिबल भी नहीं होता कि एक टाइम पे बैठ के लोग सोच पाते, जो टैक्स बनाने वाले वो सोच पाते कि जो एक्ट बना रहे हैं वो एक टाइम पे बैठ के ऐसे सोच पाते कि अच्छा लोग ये फ़ायदा उठा पाएंगे। पॉसिबल नहीं था। तो कहते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक लॉज फॉर ऑल पॉसिबल इशूज़ दैट मे अराइज। इसीलिए हैंस अ न्यू पॉइंट विच अराइजेज ऑन विच लॉ इज़ नॉट मेड। तो इसीलिए जिस पॉइंट के ऊपर, जैसे सोचो ये रेट्स के ऊपर टैक्स ना बना होता, लॉ ना बना होता, तो ये पॉइंट राइज होता, तो उस केस में उस पॉइंट को कोर्ट में सुना जाता है, कोर्ट में उसकी सुनवाई की जाती है, और जो डिसीजन लेता है ना कोर्ट, जो भी डिसीजन सुनाता है, फिर वो वहाँ से हमारा लॉ बन के निकल आता है। ठीक है, एक टाइम पे बैठ के हम पूरा प्रॉपर लॉ नहीं बना सकते थे, इसलिए जो भी बाद में इश्यूज राइज हुए होते हैं उसे कोर्ट में सुना जाता है, और जो कोर्ट डिसीजन सुना देता है ना, वही हमारा प्रॉपर लॉ बन के निकल आता है। ठीक है, अभी यहाँ पे है डिसीजन ऑफ लॉ। अब लॉ डिसीजन 2 तरह के कोर्ट होते हैं डिसीजन ऑफ कोर्ट में, एक हाई कोर्ट होता है, एक हमारे पास होता है सुप्रीम कोर्ट। अब ये जो हाई कोर्ट का डिसीजन होता है ना, बाइंडिंग ऑन ऑल असेसिंग एंड इनकम टैक्स अथॉरिटी विच फॉल अंडर देयर जुरिस्डिक्शन। जो हाई कोर्ट है, सोचो ये हाई कोर्ट है हमारे पास मद्रास का,
मद्रास का हाई कोर्ट है। तो ये मद्रास के हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा ना वो मद्रास के असेसीज और मद्रास के टैक्स अथॉरिटीज़ के ऊपर एप्लीकेबल होगा, ये जम्मू के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ मद्रास के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा, जम्मू के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो वही बोल रहे, जो हाई कोर्ट का डिसीजन होता है ना, जो उसके जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है, उन्हीं के असेसी और इनकम टैक्स अथॉरिटी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। असेसी के ऊपर भी और इनकम टैक्स अथॉरिटी के ऊपर भी, सिर्फ इनकम टैक्स अथॉरिटी के ऊपर नहीं। अब ये जो हमारे पास सर्कुलर्स थे, ये सर्कुलर्स किसके ऊपर बाइंडिंग थे? सिर्फ डिपार्टमेंट के ऊपर थे। बट ये जो डिसीजंस होंगे, जुडिशियल डिसीजंस, मैंने क्या बोला, वो एज अ लॉ एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो लॉ तो सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा, एसएससी के ऊपर भी और इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। तो ये सिर्फ उनके जुरिस्डिक्शन में जो आता है ना एरिया, उसी के ऊपर एप्लीकेबल होगा। बट वहीं अगर हम देखें कि सुप्रीम कोर्ट का अगर हम डिसीजन देखें तो बाइंडिंग एज अ लॉ, वो एक प्रॉपर लॉ की तरह ही बाइंडिंग रहेगा। मतलब सबके ऊपर, जैसे लॉ सबके ऊपर चलता है ना, एप्लीकेबल होता है, तो उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा, चाहे उसके जुरिस्डिक्शन में आओ चाहे ना आओ, सबके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब सोचो कि सुप्रीम कोर्ट भी अब एक ही सुप्रीम कोर्ट थोड़ी है, अलग अलग सुप्रीम कोर्ट्स हैं। एक सुप्रीम कोर्ट में अलग के जो डिसीजन सुनाया गया, दूसरे सुप्रीम कोर्ट में अलग डिसीजन सुनाया गया। दोनों के डिसीजन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, है ना, एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं। उस केस में हम क्या करेंगे? कौन से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन को मानेंगे? तो इसमें दो केसेस हो सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन सुनाए हैं ना, वो डिसीजन बाय डिफरेंट बेंचेस, डिफरेंट बेंचेस के जजेस थे। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं बेंचेस का मतलब क्या है। हमारे पास बेंचेस मतलब नंबर ऑफ़ जजेस, जो डिसीजन सुना रहे हैं ना, जो कोर्ट में डिसीजन सुनाया जा रहा है, वहाँ पे जजेस कितने बैठे हुए हैं, हमारे पास नंबर ऑफ़ जजेस कितने हैं। अगर हमारे पास डिफरेंट बेंचेस हैं, जो दो डिसीजन आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, वो डिफरेंट बेंचेस के जजेस ने सुनाया। मतलब कि एक जो बेंच था, ये एक बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, ये दूसरा बेंच था सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, यहाँ पे लोग जज थे हमारे पास 1 2 3 जज थे। यहाँ पे जज थे 1 2 3 4 जज थे। इन्होंने कुछ अलग डिसीजन सुनाया, इन्होंने अलग डिसीजन सुनाया। दोनों के डिसीजन आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मैच नहीं कर रहे हैं। किसका हम माने? तो जिसमें डिफरेंट बेंचेस के जजेस ने सुनाया ना, तो जिसमें लार्जर बेंच, जिसका लार्जर बेंच था ना, उसका डिसीजन माना जाएगा। लार्जर बेंच इसका है, इसमें ज़्यादा जजेस हैं, हमारे पास 4 जजेस हैं, तो इसका डिसीजन माना जाएगा, इसका डिसीजन नहीं माना जाएगा। और अगर हम वही देखें कि डिसीजन बाय सिमिलर बेंच, अब अगर ऐसे दो बेंचेस हैं, यहाँ पे भी 2 जजेस हैं, यहाँ पे भी 2 जजेस हैं, अब सिमिलर बेंच है हमारे पास, किसका डिसीजन माने? डिसीजन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो इसमें एप्लीकेबल होगा डिसीजन ऑफ रीसेंट केस शैल बी एप्लीकेबल। जो रीसेंट केस का डिसीजन रहा है ना, वो एप्लीकेबल होगा। इसने 2022-23 में अपना डिसीजन सुनाया था, इसने 23-24 में डिसीजन सुनाया है। अभी हमारे पास केस आ रहा है 24-25 में। अब हम अपना इनकम असेस कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास वो पॉइंट निकल के आ रहा है जिसमें दोनों के डिसीजन कॉन्ट्राडिक्ट करे थे। तो हम किसके, इनमें से किसकी माने? हम इसकी मानेंगे, क्योंकि ये रिसेंट वाला है तो इसकी मानी जाएगी, इसकी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास, हमने पढ़ लिया, एक बार ऊपर से देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या क्या पढ़ लिया हमने। इनकम टैक्स एक्ट पढ़ लिया, इनकम टैक्स रूल पढ़ लिया, फाइनेंस एक्ट पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, जुडिशियल डिसीजंस भी पढ़ लिया। तो हमारा यहाँ पे सोर्सेज ऑफ लॉ ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, तो ये रहा हमारा एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास, प्रैक्टिस क्वेश्चन अब हम पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल से उठाया मैंने, मे बी इलस्ट्रेशन 1 होगी, तो वही है ये क्वेश्चन। डिटरमाइन प्रीवियस ईयर फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। अब हमारे पास असेसमेंट ईयर है 23-24, इसका प्रीवियस ईयर डिटरमाइन करना है। इन फॉलोइंग केसेस में हमें प्रीवियस ईयर डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो देखते हैं। ये रहा हमारे पास। आपको क्या करना है? आपको मेरी वीडियो पॉज करनी है, ये क्वेश्चन यहाँ पे रोक देना है, आपको खुद से सोचना है, आंसर्स आपको रफ कॉपी पे लिखने हैं। मे बी आप अगर नोट्स बना रहे हो, मेरे साथ साथ नोट्स बना रहे हो, तो आप अगर मेरे साथ साथ वीडियो रोक के नोट्स बना रहे हो, तो आपको आंसर वहाँ पे लिखना है, पेंसिल से लिखना है, ताकि आप चेक कर सको कि गलत हो तो मिटा सको। और अगर आप वीडियो ख़त्म होने के बाद नोट्स बना रहे हो, तो आपको अभी इस टाइम पे वीडियो रोक के रफ कॉपी पे लिखना है, आपने आंसर चेक करना है, जिससे आपको समझ आएगा कि आपको कितना समझ आया है, कितना नहीं समझ आया है। ठीक है, हम प्रीवियस ईयर का जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था ना, पूरा प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे?
मिस्टर रावी कमेंस्ड बिजनेस ऑन 10/12/2022। 10 दिसंबर 2022 को इन्होंने अपना बिजनेस कमेंस किया। तो इनके लिए प्रीवियस ईयर क्या होने वाला है, हमें पूछा क्या है, डेटरमाइन प्रीवियस ईयर। हमें प्रीवियस ईयर बताना है फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24। 23-24 के लिए ये हमारा असेसमेंट ईयर है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमारे पास असेसमेंट ईयर है 23-24। अब इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा, बिजनेस उन्होंने कमेंस किया है 10 दिसंबर 2023, तो इसका प्रीवियस ईयर क्या रहेगा। सबसे पहली बात तो ये 12 महीने का प्रीवियस ईयर नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने बीच से बिजनेस स्टार्ट किया है। तो इसका प्रीवियस ईयर कहाँ से आ जाएगा, यहीं पे लिखते हैं हम, हाँ यहाँ पे लिख लेते हैं 10 दिसंबर 2000, एक मिनट पेन नहीं चल रहा है यहाँ पे, 10 दिसंबर 2022 से, या इसका प्रीवियस ईयर रहेगा 31 मार्च 2023 तक, ये रहने वाला है इसका प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सोनम कमेंस्ड बिजनेस ऑन 10/3/2023। 3 मतलब मार्च, 10 मार्च को उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब इस पे ध्यान से देखना, कब बिजनेस स्टार्ट किया उसने, 10 मार्च को बिजनेस स्टार्ट किया उसने। हमारा प्रीवियस ईयर इस केस में क्या रहने वाला होगा, अगर आप बोल रहे हो 10 मार्च 2023 को इसने बिज़नेस स्टार्ट किया ना, अगर आप बोल रहे हो 10 मार्च, हमें प्रीवियस ईयर बताना है, असेसमेंट ईयर नहीं बताना है। 10 मार्च 2023 को इसने बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो इसका प्रीवियस ईयर क्या रहने वाला है, इसका सबसे पहले बताओ असेसमेंट ईयर क्या रहने वाला है। इसका असेसमेंट ईयर 23-24 रहने वाला है, ठीक है। इस ईयर, ये इसका असेसमेंट ईयर रहने वाला है। इसका प्रीवियस ईयर रहने वाला है हमारे पास 22-23, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ था 10 मार्च 2023 को, ये स्टार्ट हुआ था, बिज़नेस स्टार्ट हुआ था। तो इसका प्रीवियस ईयर तो 22-23 रहने वाला है ना। अगर हम डेज़ के अकॉर्डिंग बताएं तो 10 मार्च 2023 से लेके 31 मार्च, दिखेगा नहीं आपको ना यहाँ पे, एक मिनट यहाँ लिख लेती हूँ मैं, 31 मार्च 2023 तक, इतना ही इसका प्रीवियस ईयर रहने वाला है। कुछ डेज़ का इसका प्रीवियस ईयर रहने वाला है, बट ईयर की अगर पूरी बात करें तो वो 22-23 ही रहने वाला है ना ईयर। उन्होंने हमें ईयर पूछा, तो आप ऐसे लिखना कि 22-23 का प्रीवियस ईयर है। 10 मार्च 2023 से स्टार्ट होकर 31 मार्च 2023 तक रहेगा, ठीक है। और इसका असेसमेंट ईयर तो हमें पता ही है 23-24। अगर हम नेक्स्ट पढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मिस्टर मोहक इज़ रनिंग एन इस्टेब्लिश्ड बिजनेस। मिस्टर मोहक है, उसका इस्टेब्लिश्ड बिजनेस अपना चला रहा है, मतलब उसका पहले से ही बिजनेस इस्टेब्लिश हो चुका है, वही चला रहा है सिंस 2011। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022-23, ये यहाँ पे द है, ठीक है। द बिजनेस अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹25 लाख। मिस्टर मोहक एक बिज़नेस चला रहे हैं, 2011 से अपना बिज़नेस चला रहे हैं। उनका फाइनेंशियल ईयर है 22-23, जिसमें उनके बिज़नेस ने अर्न किया है 25 लाख का प्रॉफिट। तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है, नॉर्मल सा उन्होंने बस वैसे ही एक लाइन दे दी है कि वो एक बिज़नेस चला रहे हैं और जिसमें उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया 25 लाख का। हमें बताना तो प्रीवियस ईयर ही है, कुछ भी कर लो, प्रीवियस ईयर ही बताना है। असेसमेंट ईयर है 23-24, प्रीवियस ईयर क्या रहने वाला है 22-23, नॉर्मल सी बात है, 22-23 प्रीवियस ईयर रहने वाला है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर है 22-23 जिसमें उन्होंने अर्न की है 25 लाख की इनकम। तो जिस फाइनेंशियल ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं उसे हम कहते हैं प्रीवियस ईयर, यही पढ़ा था हमने। आई विल शो यू, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। हाँ, ये रहा, फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज़ अर्नड इज़ कॉल्ड प्रीवियस ईयर। जिस फाइनेंशियल ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं उसे हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। तो हमने 22-23 फाइनेंशियल ईयर है, उसमें इनकम अर्न की है 25 लाख की, तो वही हो गया हमारा प्रीवियस ईयर 22-23। मिस्टर अखिल इज़ फॉलोइंग कैलेंडर ईयर। अब मिस्टर अखिल कैलेंडर ईयर फॉलो करें। कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर में क्या फ़र्क होता है, कैलेंडर ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च को ख़त्म होता है, 31 मार्च को ख़त्म होता है। बट कैलेंडर ईयर 1 जैन से चल नहीं रहा है, 1 जैन से स्टार्ट होता है एंड वो ख़त्म होता है 31 दिसंबर को, ठीक है।
तो इस केस में क्या बोल रहे हैं, मिस्टर अखिल इज़ फॉलोइंग कैलेंडर ईयर एज अकाउंटिंग ईयर, वो कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं एज अ अकाउंटिंग ईयर। व्हाट विल बी द प्रीवियस ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। अब इसमें बच्चों को डाउट आता है कि अगर वो कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि वो ईयर फॉलो कर रहे हैं 1 Jan 22 से 31 December 23 का वो ईयर फॉलो कर रहे हैं। तो मतलब उनका सॉरी, यहाँ पे 23 थोड़ी आएगा, यहाँ पे 22 ही आएगा ना, यहाँ पे 22, ठीक है। 1 Jan से लेके 31 December 22 तक का ईयर अगर वो फॉलो कर रहे हैं, कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, तो आप सोचोगे कि उसका जो प्रीवियस ईयर होएगा ना वो 22 ही रहेगा सिर्फ, मतलब 1 Jan से लेके 22 तक ही रहेगा। बट नहीं बच्चा, यहाँ पे ना जो असेसी है वो अपने बिजनेस को रन करने के लिए जो मर्जी प्रीवियस ईयर फॉलो करे, चाहे वो कैलेंडर ईयर फॉलो करे, चाहे वो फाइनेंशियल ईयर फॉलो करे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हम अपना जो है फाइनेंशियल ईयर वाला कंसेप्ट लेकर ही चलेंगे। मतलब कि हमारा क्या रहने वाला है, प्रीवियस ईयर 22-23 ही हमारा प्रीवियस ईयर रहने वाला है, ये नहीं रहने वाला है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। ये हमारा जो मॉड्यूल है उसमें पहला क्वेश्चन है टेस्ट योर सेल्फ करके, वो वाला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है असेसी। अब असेसी क्या होता है, हु इज़ असेसी, हम इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं असेसी असेसी असेसी, आखिरकार ये असेसी पर्सन है कौन। असेसी मीन्स, असेसी का क्या मतलब है, अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज़ पेएबल अंडर दिस एक्ट। ऐसा पर्सन, असेसी के अब ना असेसी में कितने, ये देखो ये सारे पर्सन आते हैं, 1 2 3 4 पर्सन आते हैं असेसी में। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले एक एक करके इन पर्सनस को। एक ऐसा पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज़ पेएबल अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर कोई ऐसा पर्सन जिसे कोई भी टैक्स पे करना है, पेएबल बोला है ना, मतलब जिसे कोई भी टैक्स पे करना है या कोई भी सम पे करना है, कुछ भी और मनी पे करनी है, सोचो उसे कोई पेनल्टी पे करनी है, कुछ भी पे करना है, कोई फ़ीस पे करनी है, उसे हम असेसी कहेंगे। ज़रूरी नहीं जैसे टैक्स पे करना है सिर्फ उसे असेसी कहेंगे, जिसे टैक्स पे करना है उसे तो हम असेसी कहेंगे। जिसे कोई और भी सम पे करना है, पेनल्टी पे करनी है, फ़ीस पे करनी है, कुछ भी पे करना है, उसे भी हम असेसी कहेंगे। एक यहाँ पे लाइन लिखी है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन टेकन अगेंस्ट हिम और नॉट। चाहे उस बंदे के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई है, फ़र्क नहीं पड़ता, हम आपको असेसी कहेंगे, ठीक है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन टेकन अगेंस्ट हिम और नॉट। अब जैसे मैंने यहाँ पे सम पेएबल में बताया ना कि उसे कोई पेनल्टी पे करनी है, ठीक है। अगर उसे कोई पेनल्टी पे करनी है तो पेनल्टी मतलब फ़ाइन वगैरह होता है, पेनल्टी है ना। तो अगर आपके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग चली है तब भी आप पेनल्टी पे करते हो, है ना, नॉर्मल केस में आप यही कहोगे। बट हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे आपके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग चली है नहीं चली है, चाहे वो प्रोसीडिंग चल के ख़त्म हो गई है, बट आपको कोई ना कोई सम पे करना है ना, आपको टैक्स पे करना है ना, हम आपको मानेंगे आप असेसी हो। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम any proceeding has been taken under this act whether or not any tax penalty etc is payable by him under this act। अब इस पॉइंट पे उल्टा बोल दिया, चाहे कोई भी ऐसा पर्सन जिसके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है, चाहे उसे कोई टैक्स पे करना है नहीं करना है, चाहे उसे कोई पेनल्टी पे करनी है नहीं करनी है, बट आपके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग चल रही है ना, आपके अगेंस्ट कुछ काम चल रहा है ना, अदालत में कुछ ना कुछ चल रहा है ना, कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रही है ना, हम आपको भी असेसी मानेंगे। अब वो पर्सन आके बोलेगा भाई देख मेरे अगेंस्ट प्रोसीडिंग चल रही है बट मेरे को ना कोई टैक्स पे करना है ना मेरे को कोई पेनल्टी पे करनी, मुझे क्यों असेसी मान रहे हो, मुझे कुछ पे तो करना नहीं है। बट नहीं, इनकम टैक्स वाला बोलेगा कि तेरे अगेंस्ट प्रोसीडिंग तो चल रही है ना, तो हम तो तेरे को असेसी मानेंगे, ठीक है। अभी प्रोसीडिंग किस किस वजह से चल सकती है, यहाँ पे वो लिखे हैं, प्रोसीडिंग मे बी टेकन फॉर, प्रोसीडिंग किस किस वजह से हो सकती है, असेसमेंट ऑफ हिज इनकम और लॉस, उसकी इनकम को असेस करने के लिए या उसके लॉस को असेस करने के लिए प्रोसीडिंग चल सकती है ना। आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चल रही है, आपका इनकम को असेस करने के लिए प्रोसीडिंग चल रही है, या आपके लॉस को भी असेस करने के लिए प्रोसीडिंग चल रही है ना, तो भी आप असेसी हो। इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम ही इज़ असेसेबल, इन इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन। अब जैसे मैं हूँ, ठीक है, अब मैं किसी की गार्डियन हूँ,
ठीक है, अज्यूम कर लो मैं किसी की गार्डियन हूँ, तो मैं जिसकी गार्डियन हूँ उसकी इनकम को लेके असेसमेंट चल रही है, उसकी इनकम को लेके प्रोसीडिंग चल रही है, बट माइनर तो कभी भी असेसेबल नहीं होता ना, तो उसके लिए मैं असेसेबल रहूँगी, तो मैं असेसी मानी जाऊँगी। इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन, मतलब कि मेरा माइनर है जो, उसकी इनकम के लिए असेसमेंट चल रही है, प्रोसीडिंग चल रही है, बट उसकी इनकम के लिए मैं असेसेबल हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो इसीलिए मैं असेसी कहलाई जाऊँगी। ठीक है, और फिर प्रोसीडिंग कैसे चल सकती है, एक तो मेरे ऊपर डायरेक्ट चल रही है, एक तो जिस पर्सन के लिए मैं असेसेबल हूँ उसके ऊपर चल रही है, या तो रिफंड ड्यू टू हिम और सच अदर पर्सन, रिफंड ड्यू टू हिम और सच अदर पर्सन, या तो मेरे लिए कोई रिफ़ंड मिलने वाला है। मतलब मैंने इनकम टैक्स आप आगे जाके पढ़ोगे कि इनकम टैक्स ना एडवांस में पे किया जाता है, आपकी असेसमेंट करने से पहले आपको सोच के इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, वो हम लास्ट में जाके पढ़ेंगे। तो जो बाकी बचा इनकम टैक्स है वो मुझे रिफ़ंड होना होगा, तो या तो मुझे कोई रिफ़ंड मिलना है, या सच अदर पर्सन को। सच अदर पर्सन को यहाँ पे हमने पढ़ा था ना माइनर, वैसे कोई भी अदर पर्सन है जिसके लिए मैं असेसेबल हूँ, उससे कोई रिफ़ंड मिलना है या मुझे कोई रिफ़ंड मिलना है, उसकी कोई प्रोसीडिंग चल रही है, तो भी हमें असेसी कहा जाएगा। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने, असेसी किसे किसे कहा जाएगा, जिसके ऊपर सबसे पहले पढ़ा था हमने, असेसी किसे कहा जाएगा, जिससे कोई भी टैक्स या सम पे करना है, इर्रिस्पेक्टिव आपके ऊपर प्रोसीडिंग चल रही है कि नहीं चल रही है। फिर नेक्स्ट पर्सन कौन आ गया, आपके ऊपर प्रोसीडिंग चल रही है, इर्रिस्पेक्टिव आपको कोई सम टैक्स या पेनल्टी पे करनी है कि नहीं करनी है। फिर हमने पढ़ा प्रोसीडिंग कितने टाइप से चल सकती है, प्रोसीडिंग 3 तरह से चल सकती है, मेरी इनकम या लॉस की, किसी सम अदर पर्सन जिसके लिए मैं असेसेबल हूँ उसकी इनकम या लॉस की, या फिर रिफ़ंड मेरे लिए, या फिर सच अदर पर्सन का रिफ़ंड ड्यू है, उसकी प्रोसीडिंग चल रही है, उस केस में मैं असेसी कहलाई जाऊँगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, every person who is deemed to be an assessee under provision of this act, example legal hire, मतलब कि वो पर्सन जिसे असेसी, डीम्ड मतलब माना गया है, मैंने माना है, ठीक है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ने माना है, ऐसा पर्सन जिसे असेसी माना गया है इस एक्ट के चलते, उसे भी हम कहते हैं असेसी। अब जैसे देखो, एक पर्सन था, इसकी इनकम असेस होनी थी, इसने इनकम कमाई प्रीवियस ईयर 22-23 में, तो इसकी इनकम असेस कब होगी, इसका असेसमेंट ईयर क्या रहेगा, 23-24 में इसकी असेसमेंट होनी है, बट ये 22-23 में ही मर गया, डेड हो गया। ठीक है, उस केस में 22-23 में ये बंदा मर गया, तो उस केस में अब इसकी इनकम पे वो कहते हैं कि अच्छा मर गए हो तो आपका टैक्स नहीं छोड़ेंगे, आपकी इनकम पे टैक्स कौन पे करेगा, इसका जो लीगल हायर होगा ना, इसका सोच लो कोई सन होगा, वो अब उस इनकम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, उसके पास वो सारी इनकम ट्रांसफ़र हो जाती है, तो हम इससे टैक्स लेंगे। तो ये कौन हो गया, डीम्ड असेसी, कौन हो गया ये हमारा डीम्ड असेसी, समझ आया। नेक्स्ट है हमारे पास अ पर्सन हु इज़ डीम्ड टू बी एन असेसी इन डिफ़ॉल्ट। अब असेसी इन डिफ़ॉल्ट का क्या है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दे रखी है, इससे मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से। अ पर्सन हु इज़ असेसेबल टू डिडक्ट टैक्स बट फेल्स टू डू सो। हम ना आगे जाके अपने लास्ट चैप्टर्स में आके एक पढ़ेंगे, अपना चैप्टर पढ़ेंगे टीडीएस पढ़ने वाले हैं हम। टीडीएस का मतलब क्या होता है कि इसमें ना हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं टैक्स डिडक्ट करने के लिए। जैसे सोचो ये एक पर्सन है, ठीक है, ये है हमारा एम्प्लॉयर, ये है हमारा एम्प्लॉयर और ये है हमारे पास एम्प्लॉई। ठीक है, कलर चेंज करती हूँ मैं ताकि आपको दिखे अच्छे से। ये है हमारे पास एम्प्लॉयर और ये है हमारे पास एम्प्लॉई। अब इस एम्प्लॉयर को ना इस एम्प्लॉई को देनी थी सैलरी, क्या देनी थी, सैलरी देनी थी। अब ना एक प्रोविजंस होती हैं, कुछ प्रोविजंस होती हैं जो टीडीएस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उसके अकॉर्डिंग इसे जब इसे सैलरी देनी है ना, तो इसे इनकम टैक्स काट के उसे सैलरी देनी है। सोचो उसकी सैलरी बनती है 2 लाख की, हमारी यही एग्जांपल कब से चल रही है, तो इसे ना इसमें से 10% इनकम टैक्स काट के उसे देना है, ना कितना भी परसेंट इनकम टैक्स सोच लो, तो इसे सोचो उसे इनकम टैक्स काट के ना इसे सैलरी देनी थी 1,50,000 रुपये, उसे सैलरी ट्रांसफ़र करनी थी, और जो बाकी बचा 50,000 था ना, ये 50,000 उसे गवर्नमेंट को देना था, ये 50,000 उसे किसे देना था, गवर्नमेंट को देना था। पर इसने क्या किया कि इसने टैक्स डिडक्ट कर लिया,
उसे 1,50,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए, बट ये जो 50,000 था ना, ये 50,000 वो गवर्नमेंट को देना भूल गया, उसने गवर्नमेंट को नहीं दिया। तो उन्होंने वही बोला, पर्सन हु इज़ असेसिबल टू डिडक्ट टैक्स बट फेल्स टू डू सो। अच्छा, ये दूसरी एग्जांपल है, मैं पहले दूसरी एग्जांपल बता रही हूँ कि ये असेसिबल था टैक्स डिडक्ट करने के लिए, बट उसने टैक्स डिडक्ट तो किया बट गवर्नमेंट को सबमिट नहीं किया, तो ये असेसी इन डिफ़ॉल्ट हो गया। अब हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल बन सकती है जो हमने यहाँ पर ही पढ़ी है, दैट इज़ कि ये एम्प्लॉई था हमारे पास, ये एम्प्लॉयर था, वही एग्जांपल चल रही है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, इसने इसे सैलरी देनी थी, 2 लाख इसकी सैलरी बनती है, इसे देना था 1,50,000, ठीक है, इसे देना था सिर्फ 1,50,000, पर इसने क्या किया कि उसे पूरा का पूरा 2 लाख ट्रांसफ़र कर दिया। अब इस केस में इसे टैक्स डिडक्ट करना था, इससे एम्प्लॉयर को टैक्स डिडक्ट करना था, पर उसने टैक्स डिडक्ट नहीं किया बट फेल्स टू डू सो, तो वो हो गया असेसी इन डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ये आप आगे जाके जब TDS चैप्टर पढ़ोगे ना, उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो ये था हमारा असेसी। कौन होता है असेसी? एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं असेसी की। वो पर्सन जिसे कोई भी सम पेएबल करना है, कोई भी टैक्स पेएबल करना है, इर्रिस्पेक्टिव उसके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है कि नहीं चल रही है। नेक्स्ट, कोई पर्सन जिसके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है, इर्रिस्पेक्टिव उसे कोई भी टैक्स या कोई भी सम पेएबल करना है कि नहीं करना। अब प्रोसीडिंग 3 तरह से चल सकती है। आपकी इनकम और लॉस को असेस करने के लिए, आप जिसके लिए असेसेबल हो उसकी इनकम और लॉस को असेस करने के लिए, आपके अगेंस्ट कोई रिफंड ड्यू है या सच अदर पर्सन के अगेंस्ट कोई रिफंड ड्यू है, उसके अगेंस्ट आपके प्रोसीडिंग चल रही है, तो आप असेसी कहे जाओगे। नेक्स्ट आता है डीम्ड असेसी, यानी कि आप असेसी अब बन गए हो, आपको माना गया है असेसी, या फिर असेसी इन डिफ़ॉल्ट। ये था हमारे पास असेसी की डेफिनेशन। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं पर्सन्स। इनकम टैक्स एक्ट में ना कुछ पर्सन्स होते हैं जिन्हें हम पर्सन मानते हैं। अब कितने तरह के पर्सन होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 तरह के पर्सन होते हैं हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट में। कौन कौन से? इंडिविजुअल, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, फर्म, AOP, BOI। अब इन सारे पर्सन्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको क्या करना है? आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है सब्सक्राइब करने के बाद, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। थैंक यू।